ठीक है, तो मतलब मैं अब मेडिसिन का एक्सपर्ट पता करने से पहले तो ड्रग्स को एक्सप्लेन करूँगा मैं। एंटी एनर्जनल, उसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज करते हैं, फाइंडिंग वगैरह बताऊँगा, कौन कौन सी फाइंडिंग लिखते हैं, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं यूजुअली। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ आपको बेसिक पैथोलॉजी पता हो, इसलिए टॉपिक का नाम रहने वाला है हमारा पैथोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये ठीक है। ये मेरे टॉपिक का नाम है। हाँ, मतलब जो 2 टॉपिक जो कवर कर रहे हैं इस लेक्चर में, उसका नाम है ये। ठीक है, तो उसमें हम एथेरोस्क्लेरोसिस में मैं को अलग-अलग एक्सप्लेन करूँगा मैं। ठीक है। तो क्या है, पहला टॉपिक है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में बात करते हैं ना, क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब एक तरीके से ढंग से बात करें तो प्लाक सा बन जाता है आर्टरी में। हालांकि प्लाक बनना ज़्यादा सही शब्द नहीं आएगा, एक तरीके से वो हो जाता है। बड़ा एथेरोस्क्लेरोसिस थोड़ा सा पता हो जाता है, एक तरीके से हार्डनिंग हो जाती है आर्टरी की। ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस का सबसे पहला जो डाउट रहता है मोस्ट की, इस तरीके से उसकी लोकेशन कहाँ होती है मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन क्या है कि एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं ज़्यादातर वो पढ़ते हैं कोरोनरी आर्टरी के लिए। तो ये काफ़ी बार गलती कर जाते हैं आदमी कि मोस्ट कॉमन जगह जो एथेरोस्क्लेरोसिस बता देते हैं वो बता देते हैं हमारा कोरोनरी आर्टरी। ये ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट कॉमन लोकेशन जो है वो कोरोनरी आर्टरी नहीं है, वो है एब्डोमिनल आयोटा। इसको मैं बार बार बता रहा हूँ, 2 या 3 बार बताऊंगा। ये क्रम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है आपके लिए। ये काफ़ी बार पूछा सकता है, खासकर पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट से यदि आप पढ़ रहे हैं, खासकर ये चीज़ तो याद रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कंपटीशन यदि आप देंगे तो उसमें बन सकता है क्वेश्चन, कोई भी पैथोलॉजी से रिलेटेड। हालांकि बनते नहीं है, लेकिन फिर भी ये कि यदि क्वेश्चन आए तो खासकर जैसे MCQ वगैरह दे तो ये क्वेश्चन काफ़ी आ सकता है। तो मुझसे पूछ सकता है मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में बात करना तो उसमें मोस्ट कॉमन लोकेशन जो होती है वो एब्डोमिनल आयोटा होता है, कोरोनरी आर्टरी नहीं होती। उसके बाद ही पता होना चाहिए। उसके बाद कौन रहती है, उन्हें पॉप्लिटियल आर्टरी रहती है। ये क्रम याद रखें, ऑप्शन में हो सकता है कोई भी 4 ऑप्शन पूछ सकता है। मोस्ट कॉमन जगह कौन सी है इसकी होने की, और लीस्ट कॉमन कौन सी है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें ध्यान रखा 5 से 4 एग्जाम्पल में मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल आर्टरी, लीस्ट कॉमन क्या सर्कल ऑफ इलिशन। ऑप्शन के आधार पर देखिए, यदि ऑप्शन में ऐसे मान लीजिए कैरोटिड आर्टरी तरह की ऑप्शन देगा तो कैरोटिड आर्टरी वाला आंसर जाएगा। ये इस प्रकार ऐसी बात होगी। रिस्क फैक्टर में बात करी चले तो मैंने बहुत बार इसी चर्चा करी, क्या करेगी रिस्क फैक्टर, तम्बाकू चबाना, स्मोकिंग, डिसलिपिडीमिया हो रखा है, मतलब क्या कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन तो कम हो रखा है, लेकिन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बहुत ज़्यादा हो रखा है, डायबिटीज़ हो रखी है। ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस को होने के लिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को होने के लिए। उससे कॉमन फैक्टर किए जाते हैं वो यही किए जाते हैं। इसके बारे में हम जगह जगह पढ़ते रहते हैं, इसलिए मैं अलग से इसको नहीं लिख रहा हूँ। काफ़ी बार आपने पढ़ चुके होंगे और मेरा इसका लिखने का कोई मतलब नहीं, और मैं भी पढ़ा चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया नहीं, ये मैंने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था। ठीक है, उसको कैसे कम कर सकते हैं उसमें भी प्रिवेंशन का आधार पर भी सीधा सा आधार था कि तरीके से रिस्क फैक्टर को कम कर दीजिए। सिम्टम के नाम पर क्या निकालता है, ये सिम्टम के नाम पर ऐसे सिम्टोमेटिक होता है या फिर एंजाइना वाला में बदल सकता है। हाँ, ये बात कर रहा हूँ एथेरोस्क्लेरोसिस का एंजाइना डेवलप होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस यदि पूरी आर्टरी को कवर कर रहा हो, फिर उससे मायोकार्डियल सेल में डैमेज हो रहा हो, तब MI डेवलप होता है। तो इसलिए ये बात है, सिम्टम जब भी पूछे सबसे पहला क्या चीज़ आएगी, एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो गया तो उसमें एंजाइना ध्यान रखना। एंजाइना से पहली फाइंडिंग मिलेगी, उसके बाद आएगा MI मत कर देना सीधे। ये अब पैथोलॉजी बात करते हैं, मेन चीज़ उससे प्रोग्रेशन पैथोलॉजी कैसे डेवलप होती है। सबसे पहले क्या होता है इसमें जो मेन चीज़ रहती है तो क्या हाइपरलिपिडीमिया का रूल रहता है। तो
और दूसरा किसका रोल रहता है, हमारा इन्फ्लामेशन का रोल रहता है। इन दोनों चीज़ों का रोल रहता है। शुरुआत में ये एक तरीके से शुरुआत वाली स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें एक तरीके से इन्वॉल्व रहता है इसका ये हाइपरलिपिडीमिया के कारण क्या होता है, जो हमारे क्या बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है लिपिड का, और इन्फ्लेमेशन के कारण क्या होता है, माइक्रोफाइज वगैरह का माइग्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से, हालांकि हाइपरलिपिडीमिया एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन्फ्लेमेशन के लिए, लेकिन ये चीज़ क्या है कि इन्फ्लामेशन का जो याद रख रहे हैं कि इन्फ्लामेशन से क्या होता है, एंडोथेलियल सेल का डैमेज होता है। और इन्फ्लामेशन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है क्या कि एक तरीके से हाइपरटेंशन भी क्या है कि एक तरीके से वॉल्स को डैमेज करेगी। यदि बहुत तेज़ी से ब्लड बहेगा तो वो इतनी वॉल्स को डैमेज करेगी और इन्फ्लामेशन डेवलप होगा। इतने हाइपरलिपिडीमिया जो बात करें कि एलडीएल कम होना, एचडीएल ज़्यादा, वो इसमें कंसिडर कर सकते हैं, और हाइपरटेंशन को इन्फ्लामेशन में याद कर सकते हैं। दोनों के पास सेपरेट क्षमता है कि इस तरीके से वो एथेरोस्क्लेरोसिस कंजर्व करें। वो हाइपरलिपिडीमिया वाला इन्फ्लामेशन वाला काम भी कर सकता है, इन्फ्लामेशन हाइपरलिपिडीमिया वाला काम भी कर सकता है। ये तो इसमें दोनों को फैक्टर को मिला दूँ, तो जैसे इन्फ्लामेशन के कारण बात करके चले, तो इन्फ्लामेशन के कारण जो होता है हमारा क्या है कि एंडोथेलियल सेल का डिस्फंक्शन देखने को मिलता है। इसके कारण क्या डेवलप होता है, एंडोथेलियल सेल डिस्फंक्शन के कारण मैक्रोफाज और एलडीएल का एलडीएल मैक्रोफाज का एक्युमुलेशन होता है। मैक्रोफाज माइग्रेशन होता है, मैक्रोफाज का माइग्रेशन। ठीक है, देखिए इसमें बात करते हैं हाइपरलिपिडीमिया में क्या होता है, जो हमारा लिपोप्रोटीन होता है वो इंटीमा में एक्युमुलेट हो जाता है। अब लिपोप्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो गया, तो वो क्या करेगा, इस तरीके से उसका ऑक्सीडाइजेशन होगा किसके द्वारा, फ्री रेडिकल्स के द्वारा। ठीक है, इंटीमा में होता है, उसके बारे में बता दूं, लिपोप्रोटीन का एक्यूमुलेशन ये तो इंटीमा में हो रहा है, उसके अलावा क्या मैक्रोफाज में भी जाता है। तो लिपोप्रोटीन इन किसमें, मैक्रोफाज में। ये और एक बार बताऊँ तो स्मूथ मसल सेल में भी हो जाता है, एलडीएल आर रिसेप्टर के द्वारा, उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं, तीनों चीज़ होती है वैसे। स्मूथ सेल में भी जाता है, स्मूथ मसल में भी, किसके द्वारा, एलडीएल आर रिसेप्टर के द्वारा। मैक्रोफाज स्मूथ सेल में एलडीएल, तो मैक्रोफाज के अंदर यदि लिपोप्रोटीन का एक्युमुलेशन हो जाएगा उसे क्या कहते हैं, फोमी सेल कहते हैं। अच्छी है, समझ गए आप, थोड़ा बहुत समझ रहा होगा जितना समझ में आया। ठीक है, तो ये मैक्रोफाज और क्या होता है हमारा, एक तरीके से फोमी सेल जो होती है वो मिलके क्या, और उसके अलावा लिपिड का एक्युमुलेशन, ये तीनों चीज़ें मिलके बनाती है हमारा एक तरीके से क्या, फैटी स्ट्रीक। ये क्या बनाती है, मिलके हमारा फैटी स्ट्रीक बनाने का काम करती है। हाँ ठीक है, फैटी स्ट्रीक बनने से क्या था, फैट एक्यूमुलेशन हो गया, एक तरीके से फैट ही फैट है एक तरीके से वहाँ पे तो ये, तो उसके बाद क्या होता है, ये फैट का डिस्ट्रक्शन होगा, तो चाहते नहीं सेल हमारा फैट रहे, तो फैट डिस्ट्रक्शन करने के लिए क्या है, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो होती है वो रिलीज करती है। कौन, हमारी मैक्रोफाज। लेकिन मैक्रोफाज का और फैक्टर रिलीज कर देती है, जिसमें क्या है कि वो और मैक्रोफाज को बुलाने के लिए इंटरफेरॉन अल्फा बात करी थी हमने, इंटरफेरॉन अल्फा का रिलीज करती है। जैसे फैट ऐसे एक्यूमुलेशन हो जाए, तो फैट है, जैसे हैवी फैट है, जैसे मैं वेसल्स को बनाऊंगी ऐसा ही, तब जैसे इसमें क्या है कि फैटी स्टिक बन गई है एक तरीके से, जिसमें क्या है हमारी मैक्रोफाज तो है पहले से, फोमी सेल भी हो रखी है, जैसे मैं एक तरीके से वो उसमें ही मान लीजिए, फैटी में ही मान लीजिए, तो उसमें क्या है तरीके से फैटी स्ट्रीक बन रखी है। अब इसको डिस्ट्रक्शन करने के लिए क्या रहेगा, कहते हैं एलडीएल का ऑक्सीडाइजेशन होगा,
किसके द्वारा? हमारे इस तरीके से बाय फ्री रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज रिलीज कौन करता है ये भी तो सोचा करो। फिर आती है हमारी मेन जो चीज़ एक्टिविटी होती है इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, जिसमें क्या होता है हमारा इस तरीके से मैक्रोफेज आती है जो मतलब की तरीके मैक्रोफेज रिलीज करती है इस तरीके से। ये लगा मैक्रोफेज और क्या रिलीज करती है? इंटरफेरॉन अल्फा रिलीज करती है। इंटरफेरॉन अल्फा का क्या रोल है? मेन जो रोल है एक तरीके से अदर्स मैक्रोफेज के लिए होता है। अदर मैक्रोफेज को क्या करने के लिए? रिक्रूटमेंट करने के लिए। लेकिन इंटरफेरॉन जो अल्फा जो होता है वो तो करता ही, किस्म जो स्मूथ मसल सेल होती है उसका भी रिक्रूटमेंट करा देता है। ये चीज़ मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। तो स्मूथ मसल जो सेल होती है वो उसका उद्देश्य नहीं होता कि वो आए, लेकिन वो आ जाती है। ये हालांकि एक तरीके से ये जो चीज़ जो हमने सारी प्रक्रिया चल रही है एक तरीके से मेन उद्देश्य जो है वो इसका एक तरीके से फैट को ख़त्म करना है। लेकिन फैट को ख़त्म करना है, आपका फैट ख़त्म तो हो नहीं रहा है, उल्टी सीधी चीज़ें हो जा रही हैं। इस तरीके से ये चीज़ लगा लीजिए। इस तरीके से फैटी स्ट्रिक एक तरीके इंपॉर्टेंट स्टेप है। फैटी स्ट्रिक फॉर्मेशन हो गया। फैटी स्ट्रिक में क्या होता है हमारा मैच्योर एथेरोमा जब भी बनता है उसमें क्या होता है हमारा स्मूथ मसल सेल का डिपोजिशन हो जाता है। तो फैटी स्ट्रिक के बाद क्या हो गया हमारा स्मूथ मसल सेल का रिक्रूटमेंट हो गया, इसमें क्या स्मूथ मसल सेल डिपोजिशन हो गया। ये फिर स्मूथ मसल सेल के डिपोजिशन होने के बाद क्या हुआ हमारे क्या फाइबरस डिपोजिशन और होने ले जाएगा। मतलब ये स्मूथ मसल सेल तो डिपोजिशन है, उसके बाद ये मान के ग्रोथ फैक्टर रिलीज होने लगी है। उसके बाद मान के रिलीज ऑफ कौन करता है? स्मूथ मसल सेल ही करती है। रिलीज ऑफ क्या कहते हैं जो PDGF और क्या कहते हैं हमने और बात करी थी FGF जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं। मैंने बताया था किसका इतने डिपोजिशन कराते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का डिपोजिशन कराते हैं और इस तरीके से और क्या करते हैं इस तरीके से फाइबरस प्लग का फॉर्मेशन कराते हैं। तो इससे कारण क्या होगा इस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका डिपोजिशन हो जाएगा और उसके अलावा क्या कहते हैं फाइबरस प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा। फाइबरस प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके कारण क्या बन जाएगा फाइब्रोमा कैप बन जाता है। फाइबरस कैप बन जाती है। कैप एक तरीके से कैप वगैरह का फॉर्मेशन जैसे भी तो जैसे मार्केट में डायग्राम बना के बतानी पड़ेगा। इस तरीके से ये होता है हमारा। इस तरीके से शुरुआत में से इंटी में बना रहा हूँ। इस तरीके से पहले तो लिपिड वगैरह ज़्यादा था, तो इस तरीके से पहले जो फॉपी सेल हुई या लिपिड हुई इस तरीके से लिपिड का मुझे दिखाता है। इस तरीके से ये इस तरीके से यहाँ पे खाली बस फैट ही फैट है इस तरीके से और कुछ नहीं है अभी। तो अभी के लिए तो थोड़ी बहुत सेल बना दो, सेल आ जाती है थोड़ी बहुत और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है सेल आने के बाद जो होता है हमारा स्मूथ मसल सेल का डिपोजिशन होने लग जाता है। जैसे एक तरीके से स्मूथ मसल सेल आ गई हमारे पास, आ गई तगड़ी। और इस तरीके से क्या हुआ हमारा इस तरीके से ये डिपोजिशन हो गया इस तरीके से मैट्रिक्स का, इस तरीके से लिपिड का। इस तरीके से स्मूथ मसल सेल आ गई और फॉर्मिंग मैक्रोफेज आ गए। और ये जो हमारा ऊपर की साइड क्या है इस तरीके से जो वेसल्स की बाउंड्री जो होती है उसको बनाना क्या कहते हैं इस तरीके से फाइबरस कैप होता है। तो ये लास्ट में बनता है क्या हमारा फाइबरस कैप। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। फाइबरस कैप क्या होता है? ये क्या होता है हमारे फैटी स्ट्रीक होता है और ये क्या होता है स्मूथ मसल सेल हुई ये। तो ये चीज़ अब देखना पड़ेगा ये क्या बनाता है लास्ट में इस्कीमिया डेवलप करता है, लास्ट में इस्कीमिया को लेकर होता है ये चीज़। तो इस प्रकार आपको बेसिक रूप से तो मैकेनिज्म पता लग गई। आपको एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे डेवलप होता है इतना ही काफ़ी है और ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन जरूर आता है, एक दो बार आ चुका है शायद मेरे टाइम में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। उसमें आपको यदि क्वेश्चन है 5 नंबर का तो आपको पूरा लिख के आ रहा है, जहाँ भले पैथोलॉजी पूछी हो
आपको एक तरीके से मैकेनिज्म मतलब इस तरीके से मतलब 5 नंबर में है तो खाली इसको भी लिख सकते हैं। डायग्राम जरूर बनाना, ये चीज़ कहने का मतलब 2 या 3 डायग्राम जरूर बना के आने हैं। इसमें ये चीज़ मत कर लिया कि डायग्राम तो कुछ ही नहीं है, उसने मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। खासकर आपको थोड़ा बहुत जो बेसिक जानकारी है वो जरूर दे के आनी है। पैथोलॉजी के अलावा यदि मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 2-4 नंबर क्वेश्चन है, तो सीधे फैटिस्टिक फॉर्मेशन ये सब मतलब एक तरीके से खरा डायग्राम में भी निपटा सकते हैं। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को मत भूल जाना, मैं कह रहा हूँ फिर दोबारा। यदि ये इसको आपको समझाना है तो डायग्राम में रूप में समझाना। रॉबिन्स में हकीकत में मैं थ्योरी में तो फोकस ही नहीं किया उसने, हकीकत में रॉबिन्स में तो आप पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। रॉबिन्स ने जो मेन फोकस किया है इसको टॉपिक को पढ़ाते हुए तो वो किया है इस तरीके से हमारे एक तरीके से कि डायग्राम को समझाने में। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ डायग्राम को जरूर बना के आना। दूसरा और बताऊँ, एक क्वेश्चन जो एक तरीके से हमेशा पूछा जाता है वो है हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में वो पूछता है इस तरीके से चेंज क्या क्या आते हैं। ये तो ये कि मैं कार्डियो मार्कर को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ बायोकेमिस्ट्री में। तो मैं पहले भी कहा है चीज़ें जो हमारी एक तरीके से एक बार हो गई है उसे हम बार बार नहीं करेंगे। ये इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, आप उसमें जाके रिवीजन भी कर सकते हैं शॉर्ट वीडियो में। इसलिए मैं तो अब मैंने उसी जगह 2 बार पढ़ा दिया तो मैं 5वीं बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से बार बार पढ़ाने से एक तरीके से कुछ होता नहीं है, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेगा तो फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एमआई का, जिसमें हम सीधे बात करेंगे प्रोग्रेशन की कि कब कब कैसा कैसा प्रोग्रेशन होता है। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये तरीके से कितना इंपॉर्टेंट है, ये मेरे पेपर में दोनों के दोनों क्वेश्चन आए थे और दोनों इंपॉर्टेंट थे, दोनों के दोनों पूछे गए थे। उसके अलावा एक आध जो क्वेश्चन और आ जाते थे हाइपरट्रॉफी का, जब हम उसका टॉपिक में चर्चा करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद हम ड्रग्स वगैरह की जब हम अगला लेक्चर जब लेंगे तब करेंगे। आज हम एक ही लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ किसका, तो इवोल्यूशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये इसमें बात करें जो 0 से 4 आवर के बीच में क्या होता है हमारा बेबीनेस दिखने को मिल जाती है। एक तरीके से ब्लड सप्लाई खत्म हो गई तो एक तरीके से आपको एक तरीके से खाना पीना खाना बंद करने से पहले क्या होगा, आप इतने पतले हो जाएंगे। तो ये चीज़ एक तरीके से फाइबर को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, उससे पहले क्या है कि बेबीनेस होगी, उसके बीच में कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे। फिर उसके बाद क्या मिलता है हमको, उसके बाद हमको 0 से 24 महीने में क्या कहते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है। बात बताइए यदि इस्कीमिया होने के कारण सबसे पहले कौन सी नेक्रोसिस मिलेगी। यदि हमारा ब्रेन नहीं है, जैसे ब्रेन में तो मैं बता ग्लायल सेल आ जाती है, तो जैसी सप्लाई कम होती है ग्लायल सेल एक्टिविटी होती है, वो होते हैं अंदाजन लाइसोसोम वगैरह का डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है लाइसोसोम, तो इस तरीके से वो इस तरीके से नेक्रोसिस कर देता है। अब इसमें तो ग्लायल सेल वगैरह कुछ तो सिस्टम तो है नहीं, मैक्रोफेज वगैरह है भी है, तो वो लिमिटेड मात्रा में अपना रिक्रूटमेंट वगैरह होके जाएंगी तो शुरुआत में तो आएंगी नहीं। तो शुरुआत में क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा एक तरीके से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ये चीज़ बतानी चाहिए किसी कौन सी प्रकार की नेक्रोसिस मिलेगी, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने में मिलेगी। जिसमें बात करिए 4 से 12 वाले आवर के बीच में कैसी देखने को मिलेगी, हमको क्या देखने को मिलेगी तरीके से ये जो है वो नॉर्मल जो इन्फ्लामेशन जो होता है हमारा इस तरीके वो देखने को मिलेगा, जिसमें क्या कहते हैं कार्डियक मार्कर राइज देखने को मिलेंगे। जैसे एक तरीके से सेल की सप्लाई कम हो गई, तरीके से सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया इस तरीके से, तो उसका जो कंटेंट है वो बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से क्या मिलेगा, सेल कंटेंट बाहर निकलते दिखेंगे इस तरीके से, यानी कि कार्डियक मार्कर इससे तक देखने को मिल जाए 4 से 12 आवर के बीच में जितने भी कार्डियक मार्कर हैं सारे हमको बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। इससे लेट का कोई कार्डियक मार्कर नहीं रहता। 4 से लेकर एक तरीके से 12 घंटे के बीच में सारे जो कार्डियक मार्कर जो है इस तरीके से लिमिट तो क्या हमारे 25 तक देखी जाती है कि 24 तक हमारे पीक पे पहुँचते हैं वैसे तो, लेकिन ये कि इस तरीके से ये पीक टाइम है 4 से 12 तक हमको सारे के सारे कार्डियक मार्कर जो हैं वो रिलीज होते हुए मिल जाएंगे। पीक पे कितना पहुँचते हैं, एक तरीके से 24 आवर तक पीक पे पहुँच जाते हैं, लेकिन कार्डियक मार्कर रिलीज हो जाते हैं। कार्डियक मार्कर बताएं तो ट्रोपोनिन होता है मेन तो हमारा, और CKM भी है। और कार्डियक मार्कर जाना है आप स्टडी कीजिए फर्दर, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, उसको बार बार नहीं बताऊँगा। ये 12 से 24 के बीच में क्या देखने को मिलता है हमको, रीपरफ्यूजन इंजरी देखने को मिलती है।
तो रिफर्बिशन इसमें क्या है, तो पहला तो इंजरी इस कारण होती है ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, अब इस कारण हो रही है कि एक तरीके से फ्री रेडिकल आ गए, उसके कारण हमारे यहाँ पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आ गई, उसके कारण वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये तरीके से सली भली आदमी जो कमजोर हो गया, ऊपर से उसको मारने का हत्था चला, मारने के लिए रट्टे लेके 2-4 आदमी और आ गए, इस तरीके से ये सिस्टम मान लीजिए। तो उसमें क्या होता है, हमारा क्या है, हाइपरकोटनिया डार्क इरिसिनोफिलिक स्ट्रिपलिंग देखने को मिल जाती है। यदि आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या मिलेगा, डार्क इयोसिनोफिलिक स्ट्राइप्स देखने को मिलती है, डार्क इयोसिनोफिलिक स्ट्राइप्स। 24 ये अब 24 का अलग होगा, दिन की बात है ना, 1 से लेकर 3 दिन तक क्या देखने को मिलता है, 1 to 3 डेज। तो इसमें क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा कोएगुलेटेड नेक्रोसिस है वो देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा क्या मिलेगा, न्यूट्रोफिल का रह जाएगा। इतने में तो इन्फ्लामेशन हो गया एक तरीके से 48 घंटे तक, जो जरूरी 48 से 27 घंटे तक, मैक्सिमम वाली 27 घंटे तक हमारा क्या रहता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन रहता है। 27 घंटे के बाद हमारा क्रोनिक इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। ये क्या होता है, एक्सटेंसिव कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। और क्या देखते हैं, न्यूट्रोफिल देखने को मिल रही है। फिर 30 से लेकर 14 दिन की बात करते चले, फिर 3 से 7 दिन की बात करते चले चलो। 3 से 7 दिन हमारे कहा है न्यूट्रोफिल किसके द्वारा रिप्लेस थे, मैक्रोफाज के द्वारा। पर जैसे मैंने कहता बेसिक यदि आपने पढ़ रखा है तो बहुत ही ईजी है, न्यूट्रोफिल मैक्रोफाज जाएगी, ये चीज़ बताइए। अब इसको बार बार डॉक्यूमेंट नहीं किया जाएगा ना, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया ये। फिर क्या मिल जाता है हमको, 7 से 14 दिन में क्या ग्रेनुलेशन टिश्यू देखने को मिल जाता है। जो मैंने बताया, यदि क्रोनिक के भी बाप चला जाए तो क्या बनेगा, ग्रेनुलोमा बनेगा। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू देखने को मिल जाता है। मतलब मिल सकता है, ऐसी बात नहीं कि हमेशा मिलेगा ही, देखने को मिल सकता है। यदि 2 वीक से ऊपर चला जाए तो मैंने बताया लास्ट में क्या होता है, हमारा स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन की यदि पीक चली गई तो क्या बनेगा, स्कार फॉर्मेशन। तो इसके स्कार फॉर्मेशन इस तरीके से हमने कुछ करा ही नहीं एक तरीके से उसमें देखे। हमने बस खाली जब हमने बेसिक जो था बेसिक जो होता है, इस तरीके से हम इंजरी की जब भी बात करते हैं तो उसको हमने बेसिक जो इन्फ्लामेशन या इंजरी की बात करते हैं उसको हमने पढ़ लिया। एथेरोस्क्लेरोसिस इसमें देख लिया, उसमें हमने कोई मैं नया कॉन्सेप्ट तो लेके आया नहीं था, सारी की सारी चीज़ें हमने बस उसको रिपीट कर लिया। ये तो इसलिए मैंने भले ही फार्माकोलॉजी में आपको बेसिक नहीं पढ़ाए थे, लेकिन इसमें हमने सबसे पहले लगभग क्या आपको बेसिक पढ़ाया था, क्योंकि इसमें यदि आपने बेसिक नहीं पढ़ाया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि आपने बेसिक अच्छे है कुछ दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप उसमें मैंने कुछ पढ़ाया नया ऐसा कुछ आपको लगाओ, कुछ भी नहीं था नया, एक तरीके से नए के नाम कुछ भी नहीं था, सब चीज़ हो गई हमारी एक तरीके से। क्या है तो इस तरीके से थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन बात करके जाए तो बेसिक कॉम्प्लिकेशन बात कर लेता हूँ। तो वो कॉम्प्लिकेशन चलो मिलती है, तो इसे कार्डिक एरिथमिया देखने को मिल सकता है। और क्या देखने को मिलता है, पेरी इन्फार्क्शन पेरिकार्डाइटिस देखने को मिल जाती है मायोकार्डियल इंफेक्शन 1 से 3 डेज के अंदर। ये इसी चीज में क्या होगा, इस तरीके से कॉन्वेक्स या कॉनकेव हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से पेरिकार्डाइटिस हो रखा है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, पेपिलरी मसल रप्चर है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसको जरूर याद रखना। पेपिलरी मसल 2 से 7 दिन के बीच में देखने को मिल जाता है, किसके संग, हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन के संग। और क्या देखने को मिलता है, और देखने को मिलता है हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर 3 से 5 दिन के बीच में। और उसके अलावा देखने को मिलता है 3 से 14 दिन में सीडो एन्यूरिज्म देखने को मिलता है। और उसके अलावा वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर देखने को मिलती है। फिर उसके अलावा क्या देखा, ट्रू वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। पहला क्या डेवलप हो रहा है, हमारा एरिथमिया। एरिथमिया में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन डेवलप हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं अभी, कॉम्प्लिकेशन एरिथमिया बात करें तो एक तरीके से ये फ्यू डेज टू सेवरल मंथ में डेवलप, एक तरीके से 1 घंटे के अंदर अंदर डेवलप हो जाता है। इस तरीके से ये चीज़ बात में गलत हो गया, तो ये एक तरीके से यूजुअली 1 घंटे के अंदर अंदर डेवलप हो जाता है, 1 आवर के अंदर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और क्या आता है हमारा प्रोक्सिमल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ये। और क्या होता है हमारा इस तरीके से ब्रेडियर अरिथमिया। तो ये तरीके से सडन कार्डियक जैसे कोज बन जाते हैं, काफ़ी जल्दी डेवलप हो जाते हैं 1 आवर के अंदर, लेस देन 1 आवर। तो ब्रेडी अरिथमिया
हार्ट ब्लॉक डेवलप हुआ है तरीके से। और क्या कॉम्प्लिकेशन रहेंगे, वो रहते हैं हमारा कार्डियोजेनिक शॉक। चौबीस आवर के बाद डेवलप होता है। और लास्ट में थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो आता है ड्रेसलर सिंड्रोम। उसके कारण लिख रहा हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जानना, ड्रेसलर्स सिंड्रोम। ड्रेसलर सिंड्रोम क्या होता है, कार्डिक एंटीजन रिलीज हो जाते हैं ट्रिगर, जो क्या है इम्यून कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और इसके अलावा क्या उससे इन्फ्लामेशन हो जाता है। मतलब क्या क्या तरीके से एंटीजन रिलीज किसके होते हैं, हमारे कार्डियक, वो किस पे डिपॉजिट हो जाते हैं, डिपॉजिटेड ऑन किस पे, हमारे इस तरीके से पेरिकार्डियम में। और उससे क्या होता है, हमारा इस तरीके से पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो जाता है, ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस, ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस, ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो जाता है। लास्ट में बात करते हैं थोड़ी बहुत चीज़ों की। एक तरीके से वेंट्रिकुलर फीवर रप्चर हुई, या इस तरीके से वल्वल रीजन में माइट्रल रिगर्डिटेशन, याद रखना वल्वल रीजन में बता रहा हूँ, वल्वल लीजन में कौन सा देखने को मिलता है, माइट्रल रिगर्डिटेशन देखने को मिलता है। सबसे कॉमन है, मतलब होने को माइक्रोडियल इन्फेक्शन के कारण और भी लीजन वल्वल रीजन देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें ये सबसे कॉमन है ये। उसके अलावा बात चले इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर देखने को मिलता है। उसके अलावा फ्री वॉल रप्चर, वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर देखने को मिलेगी। उसके अलावा वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये टॉपिक है, एक तरीके से छोटा टॉपिक है, तो छोटा लेक्चर होता है, कभी कभार छोटे लेक्चर भी लेने चाहिए, आराम कीजिए आज। तो ये जो टॉपिक मुझे बताना था, बस मेरे हिसाब से आपको ड्रेसलर सिंड्रोम याद रखें, ये चीज़ याद रखें कि सडन नई तरीके से अरिथमिया जो होगा सडन होगा, बाकी के थोड़े बीच के से आप याद रख सकते हैं, एन्यूरिज्म, फ्री वॉल रप्चर, कुछ भी याद रखना है, सेप्टल रप्चर, करें तो नहीं करें, न करें तो नहीं करें, बढ़िया बात है एक ही बात। ठीक है, चलो खत्म लेक्चर।